My dear students, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear students, today we will study about the RCEM approach or RCEM method of writing instructional objectives in behavioral term. दोस्तों आज हम लोग शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आरसीएम विधि या आरसीएम उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आरसीईएम विधि। दोस्तों जो मेगर विधि थी, इसके पहले जो हम लोगों ने रॉबर्ट मेगर विधि पढ़ा था शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की मेगर विधि। जो मेगर विधि की जो सीमाएं थी उसमें एक्शन वर्ब्स का बहुत यूज हुआ था। उसमें हमने ये देखा था कि जो एक्शन वर्ब्स हैं विभिन्न ऑब्जेक्टिव्स में कई एक्शन वर्ब्स कॉमन हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा था। तो एक्शन वर्ब्स कॉमन होने की वजह से जो कन्फ्यूजन हो रहा था और जो भी उसमें समस्याएं आ रही थी, उन सभी कमियों, उनकी सीमाओं को देखते हुए हमारे देश के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर में एक रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है जिसका अब नाम हो गया है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दैट इज RIE मैसूर। वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर दवे ने एक नवीन भारतीय विधि विकसित की जिसे हम लोग RCEM अप्रोच या RCEM विधि भी कहते हैं, जिसको हम लोग शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की RCEM विधि या RCEM उपागम कहते हैं। देखते हैं दोस्तों इस विधि में क्या है। इस उपागम के अनुसार अधिगम प्रक्रिया को केवल उद्दीपक अनुक्रिया या स्टिमुलस रिस्पॉन्स की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें मानसिक क्रियाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों जब हम लोगों ने रॉबर्ट मेगर की विधि देखा था तो वहाँ पे उन्होंने जो अधिगम प्रक्रिया था उसको उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड पे उद्दीपक अनुक्रिया पे अधिक महत्व दिया था, जबकि यहाँ पे RCEM अप्रोच में इन्होंने कहा, डॉक्टर दवे ने कहा कि जो अधिगम प्रक्रिया है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं है, उद्दीपक अनुक्रिया ही नहीं है, बल्कि इसमें मेंटल प्रोसेस होता है, कुछ मेंटल एक्टिविटीज होती है, कुछ मानसिक क्रियाएं होती हैं और ये मानसिक क्रियाएं बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। इनका भी बहुत अधिक योगदान होता है सीखने की क्रिया में। इस उपागम में जो RCEM अप्रोच है, RCEM उपागम है, इसमें कार्यपरक क्रियाओं या एक्शन वर्ब्स के स्थान पर मानसिक क्रियाओं या मानसिक योग्यताओं, दैट इज मेंटल प्रोसेस या मेंटल एबिलिटीज को अधिक महत्व दिया जाता है। और RCEM उपागम में जो इसका मूल आधार है, जो मूल बेसिस है इसका, वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी या ब्लूम का वर्गीकरण, जो कि मेगर्स में भी था। डिफरेंस क्या है हम लोग डिफरेंस आगे देखेंगे कि इस उपागम में ज्ञानात्मक उद्देश्यों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करने के स्थान पर 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों जो मेगर का अप्रोच था, मेगर उपागम था, मेगर की विधि थी, उसमें जो ज्ञानात्मक उद्देश्य थे, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको हम लोगों ने वहाँ पे 6 भाग या 6 उद्देश्य देखे थे। जबकि जो RCEM विधि है, इस विधि में उन 6 उद्देश्यों, 6 भागों की तरह सिर्फ के स्थान पर सिर्फ 4 भाग या 4 उद्देश्य होते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RCEM अप्रोच या RCEM विधि या RCEM उपागम के कौन कौन से वे 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य दोस्तों नॉलेज या ज्ञान, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग बोधात्मक उद्देश्य भी कहते हैं या समझ, तीसरा एप्लीकेशन या प्रयोगात्मक उद्देश्य या एप्लीकेशन लेवल ऑब्जेक्टिव्स। ये दोस्तों ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्जेक्टिव है, ये तो तीनों ऑब्जेक्टिव रॉबर्ट मेगर के ऑब्जेक्टिव के समान ही है, लेकिन जो चौथा ऑब्जेक्टिव है दैट इज अ न्यू ऑब्जेक्टिव नोन एज क्रिएटिविटी। जो चौथा उद्देश्य है दोस्तों उसको हम लोग सृजनात्मकता कहते हैं या क्रिएटिविटी कहते हैं। और दोस्तों जो ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी था कॉग्निटिव लेवल का, कॉग्निटिव या ज्ञानात्मक जो उद्देश्य होते थे, उसमें उन्होंने जो
6 उद्देश्य बताए थे, नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। तो दोस्तों आरसीएम अप्रोच में जो अंतिम 3 ऑब्जेक्टिव या अंतिम 3 उद्देश्य होते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, उन तीनों को एक ही वर्ग में उन तीनों को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहते हैं। ब्लूम के अंतिम 3 उद्देश्यों दैट इज विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन को केवल एक ही वर्ग सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी में सम्मिलित कर लिया गया है। उपर्युक्त चारों उद्देश्यों को मानसिक क्रियाओं या योग्यताओं के रूप में 17 भागों में वर्गीकृत किया गया। दोस्तों जो ऊपर 4 उद्देश्य बताए गए, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और सृजनात्मकता, इन चारों मेंटल प्रोसेस या मेंटल एबिलिटीज को 17 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहार रूप में लिखने के लिए इन्हीं 17 मानसिक योग्यताओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो 4 उद्देश्य है हमारे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी, उनको 17 भागों में तोड़ा गया है और इन्हीं 17 मानसिक योग्यताओं या मेंटल प्रोसेस का ही प्रयोग हम व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखने में करते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि चाहे हमें ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखना हो, भावात्मक लिखना हो या क्रियात्मक उद्देश्य लिखना हो, मीन्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव या साइकोमोटर डोमेन के किसी के भी उद्देश्य लिखने हो, तो आरसीईएम अप्रोच में इन्हीं 17 मानसिक योग्यताओं का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ आरसीएम अप्रोच? आरसीएम विधि या आरसीएम उपागम में उद्देश्य लिखने के चरण कौन कौन से हैं, स्टेप्स कौन से हैं? पहला, फर्स्ट, छात्रों के पूर्व व्यवहार पर ध्यान देना। दोस्तों हम जब उद्देश्य लिखने लगेंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनका पूर्व व्यवहार क्या है, मीन्स उनका प्री नॉलेज क्या है, वे क्या जानते हैं, उनका लेवल क्या है, उनका मानसिक स्तर क्या है, सबसे पहले हमें इस पर ध्यान देना होगा। सेकंड, छात्र को प्रदान किए गए अधिगम अनुभवों, पाठ्य वस्तु, प्रकरण आदि के संबंध में विचार करना। दूसरे स्तर पर दोस्तों हमें जो छात्र है उसको क्या क्या अधिगम अनुभव, मीन्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, वो अभी तक क्या क्या पढ़ चुका है, उसका पाठ्यवस्तु या कंटेंट क्या है, उसमें कौन से टॉपिक हैं, इन सब के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप में दोस्तों शिक्षण तथा अधिगम उद्देश्यों पर विचार करना पड़ेगा। जब हम स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कंटेंट और प्रकरण के बारे में विचार कर लेते हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं, तब हम यह डिसाइड करते हैं कि जो टीचिंग होंगे उसमें जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य हम कौन कौन से उद्देश्यों को लेकर के बनाएंगे, नॉलेज लेवल का बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग का बनाएंगे, एप्लीकेशन का बनाएंगे या क्रिएटिविटी लेवल का हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है दोस्तों, इसमें छात्रों के लिए उपयुक्त मानसिक योग्यताओं का चयन किया जाता है। जब हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लेंगे, उद्देश्य डिसाइड कर लेंगे, उद्देश्यों का निर्णय कर लेंगे किन किन उद्देश्यों के लिए हमें विशिष्ट उद्देश्य बनाने हैं, तब हम उसमें से उपयुक्त जो मेंटल एबिलिटीज या मानसिक योग्यताएं हैं, मेंटल प्रोसेस जो 17 ठो दिए गए हैं, 70 मेंटल प्रोसेस जो है, उसमें से हम चयन करेंगे कि कौन कौन सा दिए गए प्रकरण के लिए उपयुक्त मेंटल प्रोसेस या मेंटल एबिलिटीज है। और लास्ट में दोस्तों उन मानसिक योग्यताओं की 17 व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग करके विशिष्ट या व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखना। दोस्तों लास्ट में जब हम मेंटल एबिलिटीज या मानसिक योग्यताओं का चयन कर लेंगे, जो 17 मेंटल एबिलिटीज दिए हुए हैं, फिर उनका प्रयोग करके हम व्यवहारिक शब्दावली में उनका प्रयोग करके हम अपना विशिष्ट उद्देश्य या व्यवहारिक उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे। नाउ ऑब्जेक्टिव्स एंड मेंटल एबिलिटीज इन आरसीएम अप्रोच। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि दिए गए उद्देश्यों के लिए कौन कौन सी मेंटल एबिलिटीज या मानसिक क्रियाएं या मानसिक योग्यताएं होती हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज नॉलेज लेवल या ज्ञानात्मक उद्देश्य या नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए दोस्तों जो मानसिक योग्यताएं हैं, फर्स्ट रिकॉल, टू रिकॉल मीन्स प्रत्यास्मरण करना।
दूसरा है प्रत्याभिज्ञान करना या पहचान करना, दैट इज रिकॉग्निशन। तो दोस्तों नॉलेज लेवल के लिए, ज्ञान के लिए दो मानसिक योग्यताएं दी गई हैं, प्रत्यास्मरण करना और प्रत्याभिज्ञान करना या पहचान करना, दैट इज रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। दूसरा उद्देश्य दोस्तों, सेकंड ऑब्जेक्टिव इज अंडरस्टैंडिंग या बोध या समझ, बोधात्मक उद्देश्य। इसके लिए मानसिक योग्यताएं जो है मेंटल प्रोसेस, फर्स्ट संबंध देखना और टू रिलेट और सी रिलेशनशिप, संबंध देखना या सी रिलेशनशिप और टू रिलेट। दूसरा है भेद करना या विभेद करना, दैट इज टू डिस्टिंग्विश और टू डिस्क्रिमिनेट। तीसरा है उदाहरण देना और टू साइट एग्जाम्पल। चौथा है वर्गीकरण करना या टू क्लासीफाई। पांचवा है सामान्यीकरण करना या टू जनरलाइज। छठा है पुष्टि करना या टू वेरीफाई। और सातवां है अर्थापन करना या व्याख्या करना, दैट इज टू इंटरप्रेट। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स है, बोधात्मक उद्देश्य है, इसके लिए 7 मेंटल एबिलिटीज या 7 मेंटल प्रोसेस दिया हुआ, 7 मानसिक योग्यताएं हैं बोधात्मक स्तर के उद्देश्यों को लिखने के लिए और 2 मानसिक योग्यताएं हैं ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्यों को लिखने के लिए। नाउ जो थर्ड ऑब्जेक्टिव इज एप्लीकेशन, और इसके लिए जो मेंटल एबिलिटीज है दोस्तों, फर्स्ट पहला टू रीजन आउट या कारण बताना या तर्क करना। दूसरा निष्कर्ष निकालना और टू इन्फर मीन्स इन्फ्रेंस, टू इन्फर या निष्कर्ष निकालना। तीसरा परिकल्पना प्रतिपादित करना या परिकल्पना का निर्माण करना, दैट इज टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। चौथा है टू एस्टेब्लिश हाइपोथेसिस, दैट इज परिकल्पना स्थापित करना या हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन, दैट इज परिकल्पना का सत्यापन करना। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन लेवल है, जो थर्ड लेवल है, एप्लीकेशन लेवल का ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए, प्रयोगात्मक उद्देश्यों को लिखने के लिए 4 मानसिक योग्यताएं दी गई हैं। पहला कारण बताना या तर्क करना, टू रीजन आउट। दूसरा निष्कर्ष निकालना या टू इन्फर। तीसरा परिकल्पना प्रतिपादित करना या परिकल्पना का निर्माण करना, दैट इज टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। और चौथा परिकल्पना स्थापित करना या परिकल्पना सत्यापन करना, दैट इज टू एस्टेब्लिश हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन। और दोस्तों जो हाईएस्ट लेवल है दैट इज क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता। तो इसके लिए जो मेंटल एबिलिटीज है, पहला विश्लेषण करना या टू एनालाइज। दूसरा संश्लेषण करना या टू सिंथेसाइज। और तीसरा है दोस्तों मूल्यांकन करना और टू इवैल्यूएट। मीन्स फॉर क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव्स देयर आर 3 मेंटल एबिलिटीज और 3 मेंटल प्रोसेस, टू एनालाइज, टू सिंथेसाइज, टू इवैल्यूएट। तो दोस्तों प्रयोग के लिए 5 मानसिक योग्यताएं हैं और सृजनात्मकता के लिए 3 मानसिक योग्यताएं हैं, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और मूल्यांकन करना। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 4 उद्देश्यों के लिए, 4 प्रकार के उद्देश्यों, दैट इज ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोग और सृजनात्मकता के लिए कुल 17 मानसिक योग्यताएं या मानसिक क्रियाएं दी गई हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे एन आउटलाइन फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म अकॉर्डिंग टू आरसीएम अप्रोच। मीन्स आरसीएम विधि के अनुसार उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की रूपरेखा। हम उद्देश्यों को कैसे लिखेंगे उसका एक आउटलाइन है। फर्स्ट जनात्मक उद्देश्य को लिखने के लिए हम लिखेंगे छात्र डैश पहचानने में समर्थ होंगे। मीन्स छात्र किसी वस्तु को पहचानने में समर्थ होंगे। हम उपयुक्त शब्द यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा, छात्र डैश का प्रत्यास्मरण कर सकें। छात्र किसी परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे या छात्र किसी प्रक्रिया का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे आदि। सेकंड दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग या अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें छात्र डैश तथा डैश में संबंध परिलक्षित कर सकेंगे। जैसे हम लोग दोस्तों इसमें कह सकते हैं कि छात्र जो है व्यास तथा परिधि में संबंध परिलक्षित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र डैश का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। छात्र सजीव वस्तुओं का उदाहरण दे सकेंगे। छात्र डैश तथा डैश में अंतर कर सकेंगे। छात्र सजीव तथा निर्जीव वस्तु में अंतर कर सकेंगे। फिर अगला है दोस्तों, छात्र डैश की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र किसी प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे या छात्र जो है प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या कर सकेंगे आदि।
छात्र डैश को वर्गीकृत कर सकेंगे। ये भी हो सकता है कि छात्र दिए गए वस्तुओं में से सजीव वस्तु या निर्जीव वस्तु की व्याख्या कर सकेंगे, को वर्गीकृत कर सकेंगे। नेक्स्ट, छात्र डैश की जांच कर सकेंगे। छात्र दिए गए वस्तु में से जांच कर सकेंगे कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। अगला, छात्र डैश को सामान्यीकृत कर सकेंगे। छात्र किसी भी प्रक्रिया को जनरलाइज कर सकेंगे, सामान्यीकृत कर सकेंगे। नेक्स्ट, प्रयोगात्मक उद्देश्य एप्लीकेशन। इसमें फर्स्ट है छात्र डैश के कारण बता सकेंगे। रीजन आउट मीन्स किसी प्रक्रिया का कारण या किसी कोई भी एक्शन या प्रोसेस क्यों हो रहा है उसका कारण वे बता सकेंगे। दूसरा, छात्र डैश की परिकल्पना निर्माण कर सकेंगे। मीन्स कोई समस्या है उसका क्या क्या समाधान हो सकता है उसका परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। और उसके बाद छात्र डैश की निर्मित परिकल्पना सिद्ध कर सकेंगे। छात्र जो परिकल्पना बनाएंगे उन परिकल्पनाओं को वे सिद्ध कर सकेंगे, उसको चेक कर सकेंगे, उसको प्रूव कर सकेंगे। नेक्स्ट, छात्र डैश के विषय में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। छात्र किसी प्रक्रिया या प्रोसेस को जब बताया जाएगा उनको तो उसके बारे में वे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, छात्र डैश के बारे में भविष्यवाणी कर सकेंगे। जब छात्रों को कोई प्रोसेस या प्रक्रिया या प्रकरण पढ़ाया जाएगा तो उससे संबंधित वे भविष्यवाणी कर सकेंगे। अगला है सृजनात्मकता या रचनात्मकता उद्देश्य। छात्र डैश को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र डैश को संश्लेषित कर सकेंगे और छात्र डैश का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन कर सकेंगे। इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि छात्र जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र किसी रिएक्शन का संश्लेषण कर सकेंगे या छात्र किसी प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकेंगे। नाउ दोस्तों, जो आरसीएम विधि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरसीईएम अप्रोच ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म। तो पहला है दोस्तों, यह विधि प्रयोग में अत्यंत सरल, सुगम तथा उपयोगी। यह विधि जो है काफ़ी सरल है, सुगम है, जिसका हम प्रयोग करके व्यवहारिक उद्देश्यों को लिख सकते हैं। दूसरा, इसमें अन्य विधियों की तुलना में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में ज़्यादा विशिष्ट तथा सुनिश्चित होता है। दोस्तों, इसमें व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखना ज़्यादा स्पेसिफिक और डिफिनिट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 17 जो है मानसिक प्रक्रियाएं दी गई हैं और जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न उद्देश्यों में जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वे आपस में मैच नहीं कर रही। जैसा कि मेगर की विधि में था कि विभिन्न उद्देश्यों में जो एक्शन वर्ब्स थे कॉमन थे, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे व्यवहारिक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य ज़्यादा विशिष्ट था, सुनिश्चित है। नेक्स्ट, यहाँ शिक्षा के तीनों पक्षों दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर के लिए उपयोगी। यह जो आरसीएम मेथड है, आरसीएम की विधि है, यह शिक्षा के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर के लिए उपयोगी। मीन्स इन्हीं 17 मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके हम शिक्षा के तीनों पक्षों के लिए विशिष्ट या व्यवहारिक उद्देश्य लिख सकते हैं। चौथा दोस्तों, इस विधि का प्रमुख बल उत्पादन पर न होकर प्रक्रिया पर। यहाँ पे किसी भी मेंटल प्रोसेस या मानसिक प्रक्रिया पे ज़्यादा बल है, न कि उसके प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे बल है। नेक्स्ट, चूंकि यह भारतीय मूल की विधि है अतः भारतीय शिक्षण अधिगम की परिस्थिति में ज़्यादा उपाय है। दोस्तों, चूंकि क्या है, यह जो विधि है भारत में, इस विधि का निर्माण भारत में किया गया, भारतीय परिस्थितियों में किया गया, इसलिए यह भारतीय शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि ये इसका ओरिजिन जो है इंडियन है, भारतीय मूल की विधि है, इसलिए हमारे देश में यह ज़्यादा ही उपयुक्त या उपादेय विधि है। इसमें जो मानदंड, कसौटी या क्राइटेरियन की रचना करते समय संदेह तथा भ्रम के अवसर नहीं रहते हैं क्योंकि दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वे सभी ऑब्जेक्टिव्स में अलग अलग हैं, किसी में कोई कॉमन नहीं है जिसकी वजह से कोई संदेह या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सके। और नेक्स्ट है, इसमें मानसिक क्रियाओं पर समुचित महत्व दिया जाता है। यह जो विधि है आरसीएम विधि, इस विधि में जो मेंटल प्रोसेस है, मेंटल एबिलिटीज है, इस पर बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। एंड इन द लास्ट, लिमिटेशंस और शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आरसीईएम अप्रोच। आरसीईएम विधि की सीमाएं क्या हैं, उनकी कमियां क्या हैं। फर्स्ट, इस विधि में संपूर्ण मानसिक क्रियाओं या योग्यताओं को केवल 17 भागों में व्यक्त किया गया है, जबकि गिलफर्ड ने मस्तिष्क की रूपरेखा या मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट में 180 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का
वर्णन किया है। अतः यह विधि एक प्रकार से अपूर्ण विधि है। दोस्तों, यह जो विधि है यह उपागम है। इसमें जो है मानसिक क्रियाओं को, मेंटल एबिलिटीज को 17 भागों में या 17 मेंटल एबिलिटीज में बांटा गया है। जबकि जो जेपी गिलफर्ड जी का मॉडल है, मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट या मस्तिष्क की रूपरेखा, उसमें उन्होंने 180 प्रकार 180 टाइप्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज का वर्णन किया है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह जो आरसीएम अप्रोच है जिसमें सिर्फ 17 मेंटल एबिलिटीज बताई गई, यह एक प्रकार से अपूर्ण उपागम है या अपूर्ण विधि है। दूसरा, इस विधि में शिक्षा के तीनों पक्षों के उद्देश्यों को लिखने के लिए एक ही प्रारूप का उपयोग होता है, जो उचित नहीं है। यह विधि ज्ञानात्मक क्षेत्र में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। दोस्तों, यह विधि जो आरसीएम विधि है, इसका ज़्यादा प्रयोग जो है कॉग्निटिव लेवल के लिए, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। जबकि यह जो विधि है, आरसीएम विधि है, आरसीएम अप्रोच उपागम जो है, इसमें इन्होंने कहा कि शिक्षा के तीनों पक्षों, दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव या साइकोमोटर, मीन्स ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों के लिए इस विधि का प्रयोग इन्हीं 17 मेंटल एबिलिटीज का प्रयोग करके व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखा जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि तीनों जो पक्ष हैं, तीनों डोमेन है, वो अलग अलग प्रकार के डोमेन है। उसमें अलग अलग क्रियाओं या अलग अलग व्यवहारों या अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, अलग अलग प्रकार की शिक्षण अधिगम के कार्य होते हैं, अलग अलग प्रकार का सीखना होता है। इसलिए सिर्फ इन्हीं 17 मेंटल एबिलिटीज या 17 मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करके तीनों प्रकार के, तीनों पक्षों या तीनों डोमेन्स के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लिखना उचित व्यक्त नहीं होता है। जबकि यह विधि जो है ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के लिखने के लिए ज़्यादा ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने आज आरसीएम अप्रोच के बारे में पढ़ा, और एक इसका और शॉर्ट कमिंग्स है, दैट इज पाठ्यवस्तु के प्रत्येक अंश को मानसिक प्रक्रिया के रूप में व्यक्त करना एक कठिन कार्य है। दोस्तों, जो मेंटल प्रोसेस या मेंटल एबिलिटीज के रूप में हर प्रकरण को या कंटेंट को उसमें मेंटल एबिलिटीज के रूप में व्यक्त करना बहुत ही एक कठिन कार्य है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोगों ने आरसीएम अप्रोच के बारे में पढ़ा। आरसीएम विधि क्या है, व्यवहारात्मक उद्देश्यों को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए आरसीएम उपागम क्या है, उसमें कौन कौन से चरण होते हैं, उसकी कौन कौन से मेंटल प्रोसेस या मेंटल एबिलिटीज होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी कमियां क्या होती हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।